गुजरात के सूरत शहर के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर हेत पटेल भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ हायर स्टडीज के लिए कनाडा जाने की तैयारी में थे। अभी डॉक्यूमेंटेशन और वीजा का पूरा काम निपटाने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार कनाडा जाने से पहले क्यों ना हम एक छोटा सा रोड ट्रिप करें। अब काफी मंथन करने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि पहले तो हम अपने शहर सूरत से जाएंगे सापुतारा और सापुतारा से फिर हम जाएंगे महाबलेश्वर। अब जो ये सापुतारा जगह है ये तो गुजरात में पड़ता है, जिसकी दूरी सूरत से 160 किलोमीटर के आसपास है और फिर सापुतारा से महाबलेश्वर कोई 450 किलोमीटर दूर है। तो टोटल अप डाउन करीब 1200 किलोमीटर का रोड ट्रिप था इन लोगों का। सब बहुत एक्साइटेड थे कि यार हमें बहुत मजा आएगा। पर हेत बताते हैं कि भैया उस ट्रिप पर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ ना जिससे उबरने में मुझे 2 साल से ज्यादा का समय लग गया। और भाई सच में जब मैंने हेत भाई का वो पूरा मेल पढ़ा ना जिसमें अपनी कहानी भेजी उन्होंने, भाई मेरी रूह कांप गई। मतलब वो इंसिडेंट ऐसा है कि कितनी भी मैं कहानियां बता दूं आपको, ये हेत भाई का किस्सा कभी मेरे दिमाग से जाएगा ही नहीं। अभी जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। फिलहाल हेत भाई द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हेत बताते हैं कि भैया अभी मैंने और मेरे दोस्तों ने आइल्स का एग्जाम क्लियर किया था और अब हमारा कनाडा जाने का प्लान बन रहा था। इसी बीच हमने डिसाइड किया कि भाई एक रोड ट्रिप करके आते हैं और रोड ट्रिप के साथ साथ हम 1-2 ट्रैक भी करके आएंगे। और इसी कारण इन लोगों ने 2 हिल स्टेशन चूज किए, एक सापुतारा और दूसरा महाबलेश्वर। अब पहले इनका प्लान कार से जाने का था, पर ट्रिप से 2 दिन पहले ही ये डिसाइड करते हैं कि यार कार को रहने देते हैं, बाइक से चलते हैं, अपना एडवेंचर भी हो जाएगा अच्छा खासा। पर ये एडवेंचर उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है भाई। अभी जो 4 दोस्त हेत के साथ जाने वाले थे उनका नाम है सोनू, श्याम, आरसे और हर्षित। अब इन चारों के नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसका एक बहुत तगड़ा लिंक आगे की स्टोरी में है। अभी इन लोगों का प्लान बना कि सापुतारा में हम 2 रात और महाबलेश्वर में 4 रात बिताएंगे। ये 5 लोग अपनी मोटरसाइकिल लेकर सुबह 5 बजे सूरत से निकलते हैं सापुतारा के लिए। अब ये लोग पूरे रास्ते ना बहुत मस्ती मजाक के मूड में थे। 1-2 जगह रुक के इन लोगों ने चाय भी पी, फोटोज वगैरह क्लिक किए। अच्छा, जब एक जगह रुक के लोग फोटो क्लिक कर रहे थे तब हर्षित ने वहां पे 2-3 लाइंस बोली थी कि चलो अब हम यहाँ से आके जाते हैं, रूम पर चलते हैं, रूम पर जाके पार्टी करेंगे, फटाफट बाइक पर बैठो और चलो। अब जो यहाँ पर हर्षित ने बोला ना वो मजाक मस्ती के मूड में अपने दोस्तों से बात कर रहा था। इसी बीच जो श्याम लड़का था उसने बोला हर्षित को कि भाई क्या बकवास कर रहा है, आराम से रहना, तू जो ऐसे से बोल रहा है ना ये किसी और को भी इनवाइट करके लेके आ सकती है हमारे साथ, नहीं बोलते ऐसे पहाड़ों में। अब हेत बताते हैं कि जब श्याम ने उसे डांटा तो हर्षित एकदम चुप हो जाता है। हम लोग सीधा सुबह 9:15 बजे के आसपास सापुतारा पहुंचे और वहां जाने के बाद हमें पता चला कि जो होटल का चेक इन टाइम है वो 10 बजे के बाद है। तो अब हमारे पास करीब 45 मिनट था। हमने सोचा कि जो ये 45 मिनट है उसको अच्छा यूटिलाइज करते हैं और सापुतारा के जो टूरिस्ट स्पॉट का हमने लिस्ट बना रखा था उसमें से एक तो हम घूम के आ ही सकते इतनी देर में। अभी हेत और उसके दोस्त सापुतारा का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था वहां पर जाने का डिसाइड करते हैं। अब वहां पहुंचने के टोटल 3 रास्ते थे और इन लोगों ने जो सबसे लंबा वाला रास्ता था वो चूज किया। अब फाइनली करीब 20 मिनट के बाद ये लोग उस पॉइंट पर पहुंचते हैं। अब जब ये लोग उधर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि भाई बहुत ज्यादा कोहरा हो रखा है। और फिर जाने के समय जो इनके 2 दोस्त थे श्याम और सोनू, वो लोग बोलते हैं कि भाई अभी तो हमने होटल ले लिया है, कल ना हम यहाँ कैंपिंग करेंगे। ये चीज़ डिसाइड करके ये सब लोग वहाँ से वापस अपने होटल आ जाते हैं। होटल में चेक इन करने का टाइम हो गया था और इन लोगों ने एक ही कमरा बुक किया था। पहले ही होटल वालों से डिस्कस कर लिया था कि आप 2-3 एक्स्ट्रा बेड लगा दीजिएगा, हमें एक ही कमरा चाहिए। होटल वाला भी मान गया। अभी कमरे में जाके ये लोग थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद इन्होंने नाश्ता किया और हेत बताते हैं कि करीब 1-1:30 बजे के आसपास हम सब ऐसे सोने के लिए लेट जाते हैं और सीधा शाम के 7 बजे हमारी नींद खुलती है। अब जब ये लोग सो के उठे तो इन सबको ना थोड़ा बहुत हेवीनेस फील हो रहा था। इन्हें लगा कि मे बी हम राइड करके आए और उसके बाद फिर वैसे घूमने चले गए तो उसकी वजह से थकान हो गई होगी। इस बात को इग्नोर करके ये लोग डिनर के लिए निकलने लगते हैं। और इसी बीच जो हर्षित लड़का था वो बोलता है कि भाई जो मेरे हैंकरचीफ और ईयरबड्स थे ना जो मैं यूज़ कर रहा था वो मुझे लग रहा है मैंने रास्ते में ही गिरा दिया कहीं पे। तुम लोग में से किसी ने देखा है क्या उसे? और सबने बोला कि नहीं हमने तो नहीं देखा। ये लोग फिर वहाँ से गए डिनर करने। डिनर करने के बाद करीब 1 बजे के आसपास ये लोग फिर से सो जाते हैं। अब अगले दिन जब ये सो के उठे तब इन लोगों ने पूरा साइट सीइंग किया, दिन भर घूमा इधर उधर। हेत बताते हैं कि भैया हम घूम तो रहे थे पर ना हमारे बॉडी में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था।
हम सबको अभी भी यही लग रहा था कि ये बस नॉर्मल पेन है अपना, जो हम ट्रैवल करके आए उसकी वजह से हो रहा है, तो किसी ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब फाइनली जब ये लोग घूम के शाम को होटल वापस आए, तब एज पर प्लान आज रात ये लोग उसी सापुतारा के हाईएस्ट पॉइंट पर कैंपिंग करने वाले थे। इन्होंने होटल वालों से पहले ही बात कर रखी थी कि भैया हम इतने बजे निकल जाएंगे, तो आप उसके हिसाब से पैसे अपना देख लेना। पर यहाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि जिस जगह पर ये लोग कैंपिंग करने वाले थे वहाँ कैंपिंग अलाउड है नहीं। इनका प्लान था कि जब सारे टूरिस्ट उस जगह से चले जाएंगे तब हम वहाँ जाकर पीछे की साइड में कैंपिंग कर लेंगे। और भाई इस चक्कर में इनके साथ बहुत गंदा कांड होने वाला था। एक्साइटमेंट में इन लोगों को था कि भाई हम रूल ब्रेक करके एकदम माचो बन जाएंगे और जाके कैंपिंग करेंगे, बहुत अच्छा एडवेंचर हो जाएगा। अब इन सबके पास अपना अपना 2% टेंट था, तो 3 टेंट लेके ये लोग वहाँ साइड पर पहुँचते हैं। अब ऊपर हल्की ठंड हो रही थी, तो इन लोगों ने गर्मी पाने के लिए बॉनफायर किया। बॉनफायर करने के बाद ये लोग आपस में बातचीत करते रहे, अपना हंसी मजाक करते रहे, और फिर उसके बाद अपने अपने टेंट में सब सोने चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज समझना कि जो हेत लड़का है इसके टेंट में साथ में सोनू था। श्याम और हर्षित एक टेंट शेयर कर रहे थे, और जो आरसे लड़का है ये अपने टेंट में अकेले था। अब हेत बताते कि भैया रात के टाइम तो हमें ज्यादा कुछ फील नहीं हुआ, पर सुबह 3:45 पर मेरी नींद खुली। मेरे टेंट के बाहर कुछ हलचल हो रही थी। मैंने धीरे से यहाँ सोनू को जगाया, और भाई इन दोनों ने देखा कि इनके टेंट के बाहर 3 लोग हैं, 2 औरत और 1 आदमी, और वो तीनों एक जिंदा इंसान को लेटा के उसका मांस खा रहे थे। अब ये लोग इस चीज को, सोनू ने जो लाइट जला रखी थी उस लाइट की वजह से इनके टेंट पर जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था शैडो का, उससे समझ में आया इनको कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो रहा है बाहर। और साफ साफ ये आवाज आ रही थी कि भाई वो लोग ना अपने दांत को उस इंसान की बॉडी में से घुसा के फाड़ रहे हैं उससे। और लगातार वो दोनों औरत और जो 1 आदमी था वो आपस में कुछ लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। बात करते करते थोड़ी थोड़ी देर पे ग्रॉल करते और फिर उसका मांस फाड़ के खाते। भाई ये चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद सोनू की चीख निकल गई बड़े जोर से। हेत ने फोन लिया, इसने सोचा कि अपने बाकी दोस्तों को फोन करके बोलेगा कि भाई अभी टेंट से बाहर मत निकलना, हमने ऐसा ऐसा फील किया है। पर भाई ये देखता है कि इसके फोन में नेटवर्क ही नहीं है। ये दोनों सुबह तक चुपचाप उस टेंट के अंदर बैठे रहे। हेत बताते हैं कि हमने टेंट के बाहर रक्षा सूत्र बांध रखा था, मे बी उसकी वजह से हमारी जान बच गई। पर यहाँ किस्सा खत्म नहीं हुआ था दोस्त। सुबह करीब 6 बजे जाके जब थोड़ा सा उजाला हुआ तब ये लोग अपने टेंट से बाहर निकले। इसके बाकी दोस्त भी बाहर निकल के आए। इन सब ने सेम चीज एक्सपीरियंस किया था जो इन दोनों ने किया। अब ये लोग फटाफट अपना टेंट पैक करते हैं और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई जिस होटल में हम कल रात रुके थे उसी होटल में वापस चलते हैं। अब उस कैंपिंग वाले स्पॉट से ये लोग करीब आधा किलोमीटर नीचे आ गए, और तभी सोनू पीछे मुड़ता है। ये अपने बाकी दोस्तों को बोलता है कि भाई आरशे कहाँ है, वो तो आया नहीं हमारे साथ। हेत बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, वो तो हमारे साथ ही निकला है। पर सबने देखा कि भाई आरशे वहां नहीं है। इनकी फटी थोड़ी सी। अब यहाँ हर्षित और सोनू डिसाइड करते हैं कि हम लोग ऊपर एक बार देख के आते हैं कैंपिंग स्पॉट पे, कहीं आरशे उधर तो नहीं छूट गया। और भाई जब ये लोग ऊपर पहुंचे तो देखते हैं कि जो आरशे लड़का है ना, ये एकदम ऐसे दुबक के अपने कैंप की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। और ये दोनों सुन पा रहे थे कि वो एक लोकल लैंग्वेज में किसी से बात कर रहा है। बात करते करते अपने हाथ को इधर उधर कर रहा था। थोड़ी देर के बाद इन लोगों ने आवाज लगाई कि आरशे क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है। और उसका कुछ रिस्पॉन्ड नहीं, वैसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उसने इनकी आवाज ही नहीं सुनी। ये दोनों फिर उसके पास जाते हैं और उसे उठा के वापस होटल लेके आते हैं। जब ये सारे के सारे लोग होटल पहुंचे तब इससे पूछा इन लोगों ने कि भाई क्या कर रहा था तू ऊपर, तू हमारे साथ साथ क्यों नहीं आया वहां से और किससे बात कर रहा था। तब यहाँ आरसे बोलता है कि आप लोग वहां से भागे क्यों। मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने आए थे, आप लोगों ने उनको नाराज कर दिया, अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे।
अब भाई ये बात सुनते ही जो उनके ग्रुप में हर्षित लड़का था वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। फिर इनका एक दोस्त था श्याम, वो थोड़ा सा मैच्योर था इन लोगों से, उसने सिचुएशन बहुत कामली हैंडल की। वो सीधा आरसे के पास पहुंचता है और उसके कान में 2-3 लाइंस बोलता है गुजराती में। वो बोलता है कि ई मारी अंबे माँ मारी भवानी तू साची होए तो मारा मित्रा आरशे ने बचा भी ले। मतलब मेरी अंबे माँ अगर आप सच्ची में हैं तो मेरे दोस्त आरशे को बचा लीजिए। हेत बताते हैं कि जैसे ही आरशे के कान में लाइंस पड़ी वो वहीं पर नीचे गिर गया और अभी उसके मुंह और कान दोनों जगह से ब्लड निकल रहा था। अब ये सब बातें इन लोगों ने होटल के मैनेजर को बताई। तब मैनेजर बोलता है कि आप लोग गए क्यों वहां पे, किससे पूछ के गए? उस जगह पे डाकन डायन इन सब का बसेरा है, रात होते ही ये शक्तियां वहां पर एक्टिव हो जाती हैं। जिंदा कैसे बच गए तुम लोग? फिर उस मैनेजर ने अपनी जान पहचान के एक पंडित से बात की तो बोला कि बाबा आप थोड़ा होटल आ जाइए, यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो पंडित करीब 1.5 घंटे के बाद इनके पास आते हैं होटल में। पंडित ने बोला कि आपकी अंबे माँ जो है ना, उन्होंने आपकी रक्षा की है और फिर अपनी कुछ विद्या करके आरशे को उन्होंने ठीक किया। अब यहाँ सारे दोस्तों को लगा कि ठीक है, अब हम ठीक हो गए हैं, सब कुछ नॉर्मल है, तो चलो अब हम यहाँ से महाबलेश्वर के लिए निकलते हैं। और यहीं से भाई साहब असली खेला चालू होने वाला था। अब इन सबने सापुतारा से करीब सुबह 9:30 बजे के आसपास अपनी राइड स्टार्ट की और शाम के 8 बजे ये लोग पहुंच जाते हैं महाबलेश्वर। अब एक चीज समझना कि यहाँ महाबलेश्वर पहुंचने से पहले उन्होंने सिर्फ एक रात के लिए अपने लिए एक ऑनलाइन होटल बुक किया था। अब वहाँ होटल में पहुंचकर इन लोगों ने रेस्ट किया और अगली सुबह चेकआउट करके ये लोग साइट सीइंग के लिए निकल गए। अब साइट सीइंग करते हुए उन पॉइंट के पास एक जगह देखी, वहां पर एक पुराना सा होटल भी था और इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार क्यों ना हम अगला 2-3 दिन इसी होटल में रहें, के नजदीक भी है और हमें जब मन करेगा हम ऐसे घूमते फिरते पहुंच जाएंगे ऊपर तक। और यही सोचकर उस होटल में इन लोगों ने अपने लिए रूम बुक कर लिया। ये लोग फिलहाल बहुत मजे में थे और जो इनके साथ सापुतारा में हुआ वो सब कुछ लगभग भूल चुके थे। अब शाम के करीब 6 बजे के आसपास सनसेट देखने के लिए ये लोग दोबारा वहां पर बैठ के थोड़ी देर सनसेट एंजॉय किया और फिर वहां से वापस होटल आ गए। अभी जो आप आगे सुनेंगे और इस चीज को मैंने 2-3 बार हेत से मेल के थ्रू कंफर्म किया कि भाई ये सच में हुआ था क्या, एंड ही सेड यस भैया। सुनना एकदम ध्यान से। हेत बताते हैं कि होटल वापस आने के बाद हम लोग डिनर वगैरह करके रात को सोने चले गए और करीब रात के 2 बजे हम सबकी एक साथ नींद खुलती है और हम खुद को किसी होटल में नहीं बल्कि उस पॉइंट पर पाते हैं जहां शाम को हम घूमने गए हुए थे। और कुछ सेकंड के बाद हमने एक आदमी की बहुत ही भारी भरकम आवाज सुनी। वो बोल रहा था कि आज रात तो तुम में से कोई नहीं जाएगा यहां से वापस। और जैसे उसने लाइन कंप्लीट की ना, हम सब अलग अलग हो गए। कुछ टाइम के बाद मेरी नींद खुली और मैंने जो देखा ना भैया, मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। हेत बताते हैं कि इनके सामने हर्षित और आरशे, ये दोनों श्याम और सोनू के पैर का मांस खा रहे थे और श्याम और सोनू हर्षित और आरशे के हाथ का मांस चबा रहे हैं। हेत ये चीज देख के एकदम डर गए और इन्होंने जोर से चिल्लाते हुए बोला गया, क्या कर रहे हो बे तुम लोग, साले पूरे ट्रिप की ऐसी तैसी करके रखी हुई है। और फिर हेत ने बहुत सारी गालियां दी। इसके बाद ने ये चारों के चारों नॉर्मल होकर चुपचाप बैठ गए। हेत बताते हैं कि जब ये लोग उस आदमी की आवाज सुनने के बाद सेपरेट हुए, सेपरेट होने के बाद जब इनकी आंखें खुली ना दोबारा, जब हेत ने देखा कि मेरे दोस्त एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, तब ये लोग अपने उसी होटल के कमरे में थे। अब यही सोचकर हेत ने डिसाइड किया कि यार ये सब बातें मुझे जाके मैनेजर को बता देनी चाहिए। ऑलरेडी इनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, तो ये चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। इनके चारों दोस्त अभी भी एकदम डेड एक्सप्रेशन के साथ बेड पर बैठे हुए, कोई कुछ ना बोल रहा है ना ही हिल रहा है। हेत अपने कमरे से बाहर आके जब रिसेप्शन की तरफ जाने के लिए निकला तो भाई इसने देखा कि इसके आजू बाजू में जो भी रूम थे ना, उन सारे रूम के दरवाजे के नीचे से खून निकल रहा है। एक घबरा गया एकदम और इसी बीच जो होटल का मैनेजर था वो इसके सामने आ जाता है। वो सामने खड़े होकर हेत को देखता है थोड़ी देर और फिर एक बहुत ही क्रिपी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि आप लोग के जाने का समय आ गया है। और हेत बताते हैं कि ये बोलने के बाद ना उसकी गर्दन एकदम 360 डिग्री घूम गई
ये एकदम जोर से चिल्लाया और हेत को इतना डर लगा कि भाई वहीं पर इसके पैंट में सुसु हो गई। ये दोबारा भाग के रूम में जाता है और रूम में जैसे ही ये घुसा, इसने देखा कि भाई इसके चारों दोस्त एकदम अजीब तरीके से बेड के ऊपर खड़े होके हेत को घूर रहे हैं। वो जैसे इसके आने का इंतजार कर रहे थे। उन सबके मुंह में ब्लड लगा हुआ था और ये देखते ही हेत वहीं बेहोश हो जाता है। अब यहाँ एक चीज और समझना कि हेत ने जो होटल की लोकेशन डिस्क्राइब की, वो बताते हैं कि एक छोटा सा ही होटल था और उसके सामने बहुत बड़ी स्पेस थी, मतलब ग्राउंड था एक। और होटल के पीछे के साइड थोड़ी थोड़ी जंगल जैसा एरिया स्टार्ट हो रहा था। जब सुबह होने के बाद इन सब की आंख खुली तो भाई ये सब लोग खुद को ना होटल के बाहर जो प्लेन ग्राउंड था, जहां पर इन लोगों ने अपनी बाइक्स पार्क कर रखे थे, वहां पर पाते हैं। इनका सामान वगैरह सब कुछ बाहर पड़ा हुआ था। अभेद बताते हैं कि इनके अलावा किसी भी दोस्त को कुछ भी याद नहीं था और इन लोगों ने पाया कि जो इनकी मोटरसाइकिल पार्क थी वहां पे, वो भी किसी ने ड्रैग करके, जो बिल्कुल एंड में खाई पड़ती है ना, उस खाई से नीचे ले जाके गिरा दी है। जब ये लोग अपने मोटरसाइकिल के टायर का निशान फॉलो करते करते पहुंचे खाई के बिल्कुल एंड पे, तो देखा कि भाई वहां से आगे तो कुछ है ही नहीं। और इन लोगों को लगा कि भाई किसी ने हमारे मोटरसाइकिल फेंक दी है नीचे। अब सब बहुत ज्यादा पैनिक करने लगे। इन लोगों को लगा कि अगर हम ये बात अभी अपने घर पर बताएंगे तो घर वाले बहुत घबरा जाएंगे। तो यहाँ पर हेत ने अपने एक दोस्त गुंजन तलपड़े को कॉल किया। अब गुंजन का घर वैसे नासिक में था, तो यहाँ पर हेत कॉल करके बोलता है कि यार अपने पापा से एक बार बात करना, हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तब लकीली जो गुंजन के पापा थे वो अपने गांव आए हुए थे जिसका नाम है तलदेव। तलदेव गांव महाबलेश्वर से कोई 20 किलोमीटर दूर है। तब गुंजन ने बोला कि ठीक है, मैं पापा से बात करती हूँ। अब यहाँ पर गुंजन के पापा ने हेत को कॉल किया। कॉल करने के बाद हेत की जब सारी बातें इन्होंने सुनी, तब इन लोगों ने एक पॉइंट बताया महाबलेश्वर के अंदर ही। बोला कि तुम लोग अपना सामान लेके उस पॉइंट पर पहुंचो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। और करीब 1 घंटे के बाद गुंजन के पापा इनके पास आते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने पूछा कि भाई कौन सा होटल था, कहाँ रुके थे तुम लोग। और भाई ये लोग अंकल को लेके सीधा उस होटल पर पहुंचते हैं। जब होटल पर पहुंचा तो देखा कि भाई वहां तो कोई होटल है ही नहीं, वो पूरा एक खाली ग्राउंड है। अभी गुंजन के पापा बोलते हैं कि एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ नासिक चलो, वहां से फिर अपने घर चले जाना। अभेद बताते हैं कि ये लोग वहां से निकलने ही वाले थे कि इसी बीच श्याम और हर्षित इसके पास आते हैं। हर्षित थोड़ी सी दूर पर खड़ा था और श्याम बिल्कुल इसके कान के पास आके बोलता है कि हम तो तुझे सापुतारा में ही मार देते, पर कोई शक्ति तेरी रक्षा कर रही थी, पर आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। श्याम यहाँ पर ये लाइंस हेत के कान में बोल रहा है और हर्षित साइड में खड़े होकर एक बहुत ही कनिंग स्माइल दे रहा था हेत को। और ये लाइन बोलने के बाद ना वो दोनों एकदम नॉर्मल हो गए। हेत धीरे से अंकल के पास जाके सारी बात बताता है कि अभी इन दोनों ने मुझसे ऐसे बोला। तब अंकल ने बोला कि चिंता मत करो, इन दोनों को मैं तुमसे दूर ही रखूंगा, क्योंकि तब तो ये दोनों एकदम नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। गुंजन के पापा इन सबको नासिक अपने घर लेके आते हैं और वहां पर भी एक जान पहचान के पंडित से इन्होंने बात की। तो उस पंडित ने यही बोला कि जहां पर तुम लोग सापुतारा में कैंपिंग कर रहे थे ना, वहीं से वो आत्मा तुम्हारे पीछे लग गई। तुम लोग सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि टेंट के सामने रक्षा कवच बांध रखा था। इनमें से 3 तो उस कैंपिंग साइट से आपके साथ आई और जो बाकी की 2 हैं वो मैंने बताया था ना कि हर्षित ने वहां रोड पर खड़े होकर ऐसे बोल रहा था कि चलो सब लोग चलो मेरे साथ, तो वहां से उसने इनवाइट कर लिया था जब ये लोग सूरत से सापुतारा जाने के रास्ते पर थे। अब देखो, उन बाबा ने बोला कि ये सारी आत्माएं बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और मैं सिर्फ इसका एक टेम्पररी इलाज कर सकता हूँ कि आप सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। अब जो बाबा से बन पाता था उन्होंने किया अपने हिसाब से और फिर वहां से ये सारे दोस्त वापस सूरत आ जाते हैं। सूरत जाके इन लोगों ने सारी बात फैमिलीज को बताई। अब इनके फैमिली में बहुत कंसर्न हो गए थे कि भाई इससे तो मतलब परमानेंटली छुटकारा दिलाना ही पड़ेगा। ये लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट्स में ढूंढने शुरू किए कि कौन इस चीज़ का इलाज कर सकता है। अब फाइनली इनको एक और बाबा के बारे में पता चला और उन्होंने पूरे 1 महीने तक हवन किया इन सब के लिए और उन्होंने बोला था कि हवन के आखिरी दिन आप सबको फिर से आना पड़ेगा मेरे पास। और जो ये पूरा 1 महीना हवन चल रहा था उसके बीच में इन आत्माओं ने बहुत तांडव मचाया। अब जब आखिरी दिन इनको जाना था बाबा के पास पूजन समापन के लिए, तब हेत बताते हैं कि हम लोग अलग अलग गाड़ियों में जा रहे थे और इसी बीच जो श्याम के पापा थे वो अचानक से गाड़ी में बैठे बैठे बोलने लगे कि मुझे नींद आ रही है,
और ऐसा बोल के वो चुपचाप वहीं पर सो जाते हैं। शाम को लगा कि ठीक है पापा सो रहे हैं इसके। ये सब लोग बाबा जी के पास पहुंचते हैं और फिर वहां पहुंचने के बाद जब शाम ने अपने पापा को जगाने की कोशिश की तो वो उठे ही नहीं। कुछ टाइम के बाद सारे लोग आके देखने लगे और इनको पता चला कि श्याम के पापा की डेथ हो चुकी है। वहां पर पूरा रोना धोना हुआ। उसके बाद ये सब लोग बाबा जी के पास गए। बाबा जी ने पूजा समापन किया और उन्होंने बताया कि उसी एक आत्मा ने इसके पापा की छाती पर बैठ के उनका गला चोक करके उसको मार दिया। बाबा ने यह भी बताया कि हेत बहुत पूजा पाठ वाला आदमी है। अम्बे माँ की बहुत ज्यादा कृपा है इस पे। इसके कुल देवी देवता हमेशा इनके साथ रहते हैं। इसके वजह से ये इन सब चीजों से बाहर रहा। हेत बताते हैं कि भैया आज भी वो इंसिडेंट मुझे हॉन्ट करता है। कभी कभी मेरे सपने में शाम के पापा आते हैं और सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि मैं बच सकता था, तुमने बचाया नहीं, तुमको सब कुछ पता था, फिर भी तुमने बचाया नहीं। और ये बोल के ना वो बहुत जोर जोर से रोने लगते। मैंने फिर से उस बाबा जी से कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे सपने में आ रहे हैं। तब उस बाबा जी ने एक सिद्ध किया हुआ पानी मेरे लिए बनाया था। जब मैं बीच में कनाडा से इंडिया आया था तब मैंने जाके वो पानी बाबा जी से लिया और उसे पीने के बाद अभी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आप वहाँ के लोकल है, आपको कुछ पता है उस एरिया के बारे में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।